अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू फॉर जॉब एज ए फ्रेश केमिस्ट। ये स्पेशली उन तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक गाइडेंस है जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी लुकिंग फॉर एनी जॉब। क्योंकि आलमोस्ट तमाम फ्रेश ग्रेजुएट डेली बेस पे बहुत सारी जगहों पे CV सेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और अगर रिस्पॉन्स मिलता भी है तो इंटरव्यू की हद तक, क्योंकि इंटरव्यू के बाद कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब आपसे कोई पूछता है कि आपकी जॉब क्यों नहीं हो रही, तो मोस्टली आपका आंसर जो है वो ये होता है कि हम फ्रेश हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें कोई सिलेक्ट नहीं करता। और जब तक हमें कोई सिलेक्ट नहीं करेगा तो हम एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे। और सेकंड ये भी साथ में ऐड करते हैं कि चूँकि हमारा इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं है, तो जॉब तो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास इंडस्ट्री में PR होता है। तो इन दोनों चीज़ों का जो आंसर है वो ये है कि अगर हमने हायरिंग के लिए ऐड में फ़्रेश का मेंशन किया है तो इट मीन्स कि हमें फ़्रेश की ज़रूरत है। और अगर एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत हो तो हम उसके अंदर ऐड में ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि हमें कितने एक्सपीरियंस वाला रिक्वायर्ड है पर्सन। और सेकंड, अगर हायरिंग जो है आपकी वो PR बेस ही करनी हो तो फिर जो ऐड का मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली हमारी कोशिश होती है कि मेरिट पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें ताकि आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस वो हमें डिलीवर कर सके। ऐसा नहीं कि PR होता नहीं है या हम PR को 100% जो है वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपको इस स्टेज पे उस चीज़ पे नहीं जाना, बल्कि आपने अपने गैप्स को कवर करना है बाय इम्प्रूविंग योर स्किल। और जो रिक्रूटर है उसको कन्विंस करना है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एंड पे आपके फेलियर की वजह बन रहे होते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स जो हैं वो पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले CV पे कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपकी एब्सेंस में आपको कंपनी में रिप्रेजेंट करता है। इसी की बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। CV में आपने 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका ख्याल रखना है। नंबर 1, फॉर फ्रेश ग्रेजुएट CV बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। आप कोशिश करते हो 3 से 4 पेज की CV हो जाए तो शायद जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। CV का साइज़ पूरा करने के लिए आप बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं होता। और जब CV के मुताबिक आपसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू का टोटल जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो इस वजह से आपने CV को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना। उसका जो साइज़ है टू दी पॉइंट, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सिर्फ आपने उस इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर ऐड करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि एक बात लेंथी की है, दूसरी है कि इसके अपोजिट दूसरा CV को बहुत शॉर्ट भी नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी CVs हमारे पास आती हैं तो आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर अपने एड्रेस की जगह पे लिख देते हो सिंपली लाहौर, या आपने अपनी एजुकेशन को मेंशन करना है तो आप वहाँ पे लिख देते हो BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री भी आपने की है और आप लाहौर में भी रहते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत होती है कि लेट्स सपोज आप लाहौर में हैं तो लाहौर में किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका रेजिडेंस है। चूँकि कंपनी ने बाद में अपनी पिक एंड ड्रॉप को भी देखना होता है, तो वो उसी की बेस पे जब हमारे पास चॉइस होती है, बहुत सारी CVs आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एड्रेस देखते हैं कि जो पर्टिकुलर एड्रेस कंपनी की जो पिक एंड ड्रॉप है उसके साथ मैच कर रहे होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस भी मेंशन किया करें और एजुकेशन के अगेंस्ट भी उसमें इतना ज़रूर लिखा करें कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किस साल के अंदर की है, और आपने अगर उसके अंदर अपने मार्क्स या अपना ग्रेड मेंशन करना चाहें तो वो भी उसके अंदर मेंशन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो है CV में
कोई भी ऐसी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट को मेंशन ना करें जिसके बारे में आपको उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो। क्योंकि होता ही है, देखें, जो भी इंटरव्यू होता है, कभी भी इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती। ये डिपेंड कर रहा होता है जो सामने पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो उसकी बेस से आपको क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो उसको तो आप compete नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आपने सीवी में लिखा है, अगर वो सीवी के अगेंस्ट आपको कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आपने अपनी सीवी के अंदर स्पेसिफिक वो क्वेश्चन को मेंशन करना है जिनके बारे में बेसिक आपको आइडिया हो। और सीवी आपने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है और इसके बारे में अगर आपको आइडिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक गाइडलाइन मिलेगी कि हाउ टू मेक एन इफ़ेक्टिव रिज्यूम फॉर ए जॉब। तो उसमें इसमें डिटेल में बात की हुई है कि किस तरीके से एज ए फ्रेश आपने अपनी सीवी को जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अब हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरली आपको कहा जाता है कि आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। तो आपने 1 मिनट में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। लाइक यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप कर लें, और उसके बाद आप जो है माय नेम इज़ अली एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान बट आई करंटली स्टेइंग इन हॉस्टल नियर ठोकर, or I can relocate myself depend on job. I did my masters from University of Lahore in 2002. तो जिस इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे एडिशनली ऐड कर लें कि आप उस इंडस्ट्री को, अगर वो पूछते हैं कि आप क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो पहले से आपके माइंड के अंदर उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ अल्फाज होने चाहिए कि आप पर्टिकुलर, अगर लेट्स सपोज फार्मा में जा रहे हैं तो आप क्यों फार्मा के अंदर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और इंडस्ट्री है, कोई केमिकल की इंडस्ट्री है, तो उसका क्या स्कोप है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आप क्यों क्या सोच के यानी कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, और किस तरीके से आप अपने कैरियर को इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्योर समझ रहे हो। तो ये बेसिक जो है एक इंट्रोडक्शन जो है, आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, इंग्लिश वेल एंड गुड। अगर कोई आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप उर्दू में भी कर सकते हैं। इसका जो मकसद होता है, एक्चुअली इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपने आप को, तो आपको जो सामने वाला है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके सीवी पे भी मेंशन्ड है, लेकिन आपसे पूछने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जब आप बात करते हो तो आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो किस उस पे है। तो इस मकसद के लिए जो है वो आपसे स्टार्ट करवाया जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। तो वैसे तो इंटरव्यू में हमने पहले भी बात की है कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी टाइप और जो उनका लेवल है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। हम चंद एक जो जनरल क्वेश्चंस हैं एज ए फ्रेश एनालिस्ट के लिए, जब आप जॉब के लिए अपीयर होते हो तो हम उसकी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों के लिए जो है वो फ्यूचर में जो है वो आसानी पैदा हो सके। जैसा कि जनरल क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप देखें, आप केमिस्ट्री के अगेंस्ट केमिस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन को जो है उसको डिफ़ाइन करें। या आप अगर कहते हो कि आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ज़रा इसकी डेफिनेशन ही बता दें। ठीक है, तो इसको आपने जो है हमेशा अपनी थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर इन दो चीज़ों को जो है अक्सर स्किप हो जाती हैं, तो आपने इनको जो है अपने माइंड में रखना है। सेकंड ये है कि जो आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखें बात यह है कि आप लोग कहते हो कि हमने इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आपके पास कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी बात आपकी मानी जा सकती है। लेकिन देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकली आप जो है अपनी स्टडी के दौरान पढ़ के आए हो।
तो हमारा मकसद जो है आपसे, हमें भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि आप इनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। हम आपसे सिर्फ इस मकसद के लिए इंटरव्यू करते हैं ताकि कैंडिडेट को ये चेक किया जा सके कि उसका जो लेवल है, उसकी जो पिकिंग पावर है, ठीक है, वो किस लेवल पे है। तो आपने जो है उन चीज़ों से निकल के जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इनको अपनी सीवी के अंदर मेंशन करना है, और उसी पे हम ये डिस्कशन जो है वो इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि एनालिटिकल टेक्निक में आप टाइट्रेशंस जो हैं उनको जो है अपनी सीवी के अंदर ऐड करें। लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन है, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ठीक है। आप इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी टाइट्रेशन जो आपको जिसका आइडिया है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप अपनी सीवी में ज़रूर उसको मेंशन करें। इसी तरह जो सॉल्यूशंस की प्रिपरेशंस हैं, लाइक अगर हम आपसे पूछते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होना है, या वन नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन आपने किस तरीके से बनाना है, और जो आपने सॉल्यूशन बनाए हैं क्या ये प्राइमरी सॉल्यूशन है या सेकेंडरी सॉल्यूशन है, और अगर इसको स्टैंडर्डाइज़ करना है तो उसको किस तरीके से आपने जो है स्टैंडर्डाइज़ करना का तरीका क्या है। चूँकि ये सारे कॉमनली यूज्ड जो है क्वेश्चंस हैं, और इनका डायरेक्टली जो लिंक है वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज से है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं एटलीस्ट आपकी जो है इनके ऊपर एक अच्छी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल को डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको प्रॉपर जो है एक आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में हम किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस करते हैं कैंडिडेट के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज सिर्फ एक इसमें से पॉइंट हम पिक करते हैं कि आपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो है अपनी सीवी के अंदर मेंशन किया हुआ है। जब आपने रिटन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में आपको नॉलेज है। तो अगर इस तरह होगा तो फिर दूसरे वाला जो है आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करेगा। तो अगर आपने लिखा हुआ है तो हमारे पास किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन होंगे कि जो हम आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अगेंस्ट जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है इसके अंदर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, उस इंडिकेटर का नाम बता दें, ठीक है। और सेकंड ये है कि टाइट्रेंट, टाइट्रेंट कौन सा इसके अंदर यूज़ होता है, और जो टाइट्रेंट है लेट्स सपोज परक्लोरिक एसिड है आपका, तो परक्लोरिक एसिड या टाइट्रेंट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कौन सी इसमें यूज़ होती है नॉर्मली, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये परक्लोरिक एसिड जो है आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ये हाइग्रोस्कोपिक सॉल्यूशन है, इसका फैक्टर जो है विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है, ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। तो इसको अगर स्टैंडर्डाइज करना हो तो स्टैंडर्डाइज इसको किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। और लास्ट वन ये है कि टाइट्रेशन के दौरान जब आप इंडिकेटर डालते हो तो आपका इनिशियल जो पॉइंट का जो कलर है वो क्या होता है, और जब आपका एंड पॉइंट आना है, ठीक है, तो उस वक्त उसका क्या कलर होता है। तो ये देखें एक ही टाइट्रेशन टेक्निक से ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसका जस्ट एग्जांपल का मकसद ये है कि सीवी के अंदर आपने जो मेंशन किया हुआ है अगर आपको उसी के अगेंस्ट भी अगर आपसे अगर कोई 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर से आपको पूछे जाएं और अगर एटलीस्ट आपने उसी को प्रिपेयर किया हो तो आपका जो है इम्पैक्ट जो है इंटरव्यू में एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि एटलीस्ट कैंडिडेट ने जो मेंशन किया हुआ है इसकी एक अच्छी जो है उसके ऊपर ग्रिप है, उस पर नॉलेज है, इसको अंडरस्टैंडिंग है। तो जिन चीज़ों का डेफिनेटली इसने नहीं लिखा हुआ तो वो तो इंडस्ट्री में होती हैं, वो फिर हमारे एंड पे आ जाती हैं कि आपकी सिलेक्शन के बाद किस तरीके से हमने आपकी ट्रेनिंग करनी है और किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ तक जो है इस तरीके से जो है चीज़ों को वो हैंडल करना है। और इसी तरह ये जर्नल जो है कोई भी एनालिस्ट आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अगर जाते हैं तो देखें एज ए केमिस्ट आपको वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस उनकी स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से आपने करनी है। और इसी तरह ये जो जर्नल टर्म्स यूज़ होती हैं पीपीएम सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। इसी तरह आपको कहा जाता है कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है। तो इन सब के जो डिफरेंस हैं एग्जांपल के साथ उसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह वेट जो है कोई भी आप एनालिसिस करते हो उसके अंदर वेट जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। तो वेट में किस तरीके से हम लेके चलते हैं, वेट से मुराद ये होती है आपसे पूछा जाएगा शुरू कहाँ से करते हैं, 1 kg में ग्राम कितने हैं, अच्छा ग्राम बता दिया आपने, अब इसमें 1 ग्राम के अंदर मिलीग्राम कितने हैं, अच्छा वो भी बता दिए। अब ये बताएं जनाब 1 मिलीग्राम के अंदर माइक्रोग्राम कितने हैं, ठीक है।
तो वो माइक्रोग्राम भी आपने जो है वहाँ पे बताने हैं। इसी तरह वॉल्यूम की जो यूनिट है, क्योंकि एनालिस्ट का तो काम ही इन सारी चीज़ों के साथ होता है ना, तो ये बेसिक्स जो हैं वो बेसिक एटलीस्ट जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सीवी में दो टाइप्स आप जो है वो उसमें मेंशन करते हो। एक जो है आपका जो पोर्शन था वो था जनरल केमिस्ट्री, जिसमें आपने वेट केमिस्ट्री और जनरल टेस्टिंग के बारे में लिखते हो। सेकंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रेलिवेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेटली आपने एकेडमिक सिलेबस में इंस्ट्रूमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ा होता है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीवी में जो इंस्ट्रूमेंट मेंशन करते हो, लाइक एचपीएलसी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफटीआईआर, एनालिटिकल बैलेंस, पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर, ये जनरल से इंस्ट्रूमेंट हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक दो बड़े इसमें हाईटेक इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आपको एटलीस्ट इनका बेसिक प्रिंसिपल, इनका मकसद, इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो रिज़ल्ट्स फाइंड आउट होते हैं उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, सिंपली आप जो भी इंस्ट्रूमेंट मेंशन करते हो उसके अगेंस्ट आप उसका बेसिक क्वेश्चन आंसर को ज़रूर तैयार करें। अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट गाइडेंस को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट जो जनरल क्वेश्चन आंसर हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप वहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। तो प्रीवियस स्लाइड में जिस तरीके से हमने जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन की एग्जांपल दी थी कि किस तरीके से नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अगेंस्ट क्वेश्चन होंगे, तो आपने अपने हिसाब से अपनी सीवी में जितनी टेक्निक्स को जो मेंशन करेंगे आपने उसी हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट से रेलिवेंट भी यही है कि इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से आप जो है अपने इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एडअप करें, और इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो आप मेंशन करते हो उसमें जो बेसिक किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को मेंशन करते हो, तो उसकी एग्जांपल के लिए हम जो है वो केस स्टडी के तौर पे एचपीएलसी को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको केस स्टडी के लिए जो है हम एचपीएलसी पे बात करते हैं ताकि आपको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि इस वीडियो का मकसद क्या है, किस तरीके से आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। तो एचपीएलसी में जो है आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो है आपको इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, आपको कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके फ़्लो का पता होना चाहिए कि उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं और इन कंपोनेंट्स का जो है वन बाय वन जो है वो फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर आप मेंशन करते हो तो आपको इन चीज़ों का जो है वो आइडिया होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट अगर लेट्स सपोज एचपीएलसी मेंशन किया है तो किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपने तैयार करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके लेवल पे एज ए फ्रेश केमिस्ट जो थ्योरेटिकल पढ़ के आया है, हमें पता है आप पढ़ के आए हो, ठीक है, आपको उन चीज़ों का थ्योरेटिकली कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम आपसे पूछ सकते हैं, तो उसमें ये देखें जस्ट लाइक हम आपसे पूछ सकते हैं कि एचपीएलसी आपने मेंशन किया है, इसका एब्रीविएशन बता दें। ठीक है, और सेकंड जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है एचपीएलसी का। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप ये यहाँ से क्लियर होते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे लेवल का है कि एचपीएलसी की टाइप्स होती हैं, उसमें एक नॉर्मल फेस है, एक रिवर्स फेस है। हम कहते हैं डिफ़ाइन करें नॉर्मल फेस और रिवर्स फेस, क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं कि आप जनरली बताएं कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और डिटेक्टर इसमें एक पार्ट होता है, डिटेक्टर जिसने सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होता है, तो डिटेक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं जो एचपीएलसी के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं। इसी तरह ये है कि आपने अक्सर पढ़ा होगा आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट, तो क्वेश्चन ये होता है कि ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक जो है इसमें डिफरेंस बता दें। तो ये आपने सिर्फ एक लाइन में बताना है, इसमें डिटेल्ड वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे आइसोक्रेटिक मीन कि आपने जो मोबाइल फेस बनानी है, जो उस पर चलानी है, वो थ्रू आउट उसकी जो कंपोजिशन है वो रिमेन सेम। और ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि उसमें एक या दो से ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट यूज़ हो रहे होते हैं और थ्रू आउट द एनालिसिस उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू सिस्टम, थ्रू प्रोग्राम वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंपल जो है एक एक लाइन के जो है इन क्वेश्चंस के जो है आंसर वो तैयार करने हैं। और लास्ट में इसी तरह जो है स्टेशनरी फेस वो क्या चीज़ होती है कॉलम के अंदर, स्टेशनरी फेस, और इसी तरह C8 और C18 कॉलम जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ठीक है। तो ये जस्ट एक आइडिया है कि आपने किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट अगर आप अपनी सीवी में मेंशन करते हो और आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी जो जॉब है वो कंफर्म्ड हो जाए, तो आपने देखें आपने जहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है अपनी स्टडी में 16 साल, तो थोड़ा सा आप इंटरव्यू के लिए भी स्ट्रगल करें और टू दी पॉइंट करें, ठीक है, गाइडेंस के साथ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा और आपको जो कंसेप्ट है वो इसमें क्लियर होंगे। वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।